हेलो दोस्तों, जीएस मणि में आप सभी का स्वागत है। आरओ एआरओ की जो परीक्षा होने वाली है, उसके लिए हमारी ये टेस्ट सीरीज चल रही है और इस टेस्ट सीरीज में हम सामान्य अध्ययन के विषयों के कुछ प्रश्नों को देखते हैं व्याख्या के साथ। आज हमारा छठा भाग है, जिसमें प्राचीन इतिहास के प्रश्न हैं और यह प्राचीन इतिहास का अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम मिडाइवल इंडिया की वीडियो लाने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कि हमारे 5 पार्ट हमारे चैनल पे मौजूद हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वहां जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। यहाँ पर 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं और हमारी ऐसी व्यवस्था है कि हम आपको 3 से 4 सेकंड का समय देते हैं, उसके बाद आपको सही उत्तर बताते हैं उसकी व्याख्या के साथ। तो तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसल के मध्य, या चोल एवं पांड्यों के मध्य। सही उत्तर क्या होगा? आप 3 से 4 सेकंड में अपना विकल्प चुन लीजिए। और इस बार मैंने एक नया प्रयास किया है, आपको साथ ही में हम इंग्लिश का यहाँ वर्जन देते चलेंगे कि अगर कुछ छात्र अंग्रेजी माध्यम के हैं तो उनके लिए भी थोड़ी सहजता हो। पढ़ेंगे हम केवल हिंदी के वर्जन को, लेकिन आप साथ साथ अपने अंग्रेजी के वर्जन को पढ़ते हुए चल सकते हैं। व्याख्या में भी इंग्लिश का वर्जन मिलेगा आपको। तो सही उत्तर आपने चुन लिया होगा, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिम गंगों की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजयु कोड की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है हमारा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? हमारे पास 4 विकल्प हैं, चेन्नई, कोलकाता, मदुरई, महाबलीपुरम। 4 विकल्पों को आपसे 3 से 4 सेकंड का समय रहता है। बिल्कुल आप चुन के कमेंट बॉक्स में अपना सही उत्तर बता सकते हैं। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? हमारा सही विकल्प है मदुरई, जिसे आज चेन्नई कहा जाता है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई मदुरा में स्थित है। ध्यातव्य है कि मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। संगम काल में प्रथम एवं तृतीय संगम यहीं आयोजित किए गए थे। संगम मीन्स संगोष्ठी, जिनकी अध्यक्षता क्रमशः ऋषि अगस्त्य एवं नकीरर ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति में नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 2 कथन हैं, देखते हैं कौन से सही हैं। यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा कथन है, अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल और बाएं में एक महिला का कुंडल है। इन दोनों कथनों में कौन सा कथन सत्य है, हमें चुनना है। कथन केवल एक सही है, कोर्ट के द्वारा चुना है, या केवल 2 सही है, दोनों यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं, और उसके बाद कहा जा रहा है न तो एक सही है न ही 2। आप अपना सही उत्तर चुन लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। भगवान शिव की नटराज मुद्रा की मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। इस मूर्ति में उनके ऊपरी दाएं हाथ में डमरू सृजन का प्रतीक है जो, और ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि विनाश का प्रतीक है। उनका दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा प्रदर्शित कर रहा है, जबकि दूसरा बायां हाथ उनके उठे हुए बाएं पैरों की ओर इशारा कर रहा है, जो कि मोक्ष मार्ग का प्रतीक है। नटराज की इस मूर्ति में शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में दाहिने कान में पुरुष का कुंडल और बाएं कान में महिला का कुंडल पहने हुए प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में ग्रंथ दिए गए हैं कुछ, और सूची 2 उनके रचयिताओं के नाम दिए गए हैं। एक तरफ है सूची 1 में अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त, वार्तिक।
और सूची 2 में रचयिताओं में है क्रमशः यास्क, कात्यायन, पतंजलि और पाणिनि। सही विकल्प यहाँ पे आपको चुनना है। आपने सही विकल्प चुन लिया होगा। यहाँ पे हमारा विकल्प ए सही है। 4 3 1 2। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? पाणिनि ने। महाभाष्य किसने लिखा है? तो महाभाष्य पतंजलि ने। निरुक्त की किसका है? तो निरुक्त यास्क, यास्क। और वार्तिका कात्यायन। चलिए इसकी व्याख्या थोड़ी सी देख लेते हैं। वही चीज है, व्याख्या में बिल्कुल आमने सामने लिख दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ फिर से आ गया, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए आयोग द्वारा इस तरह के प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है आजकल, सुमेलित करने के या कथन कारण वाले प्रश्नों की। सूची 1 में दरबारी कवि हैं और सूची 2 में राजा हैं, उनसे संबंधित राजा। तो एक तरफ है अमीर खुसरो, कालिदास, हरिशेन, बाणभट्ट। दूसरी तरफ उनके संरक्षक राजाओं में है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन और अलाउद्दीन खिलजी। तो इनमें देखते हैं इसकी व्याख्या। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं तारीख अलाई, किरान उस्तादैन, आशिका, मिफ्ता उल फुतूह आदि। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। इन्होंने मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, मेघदूत, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि की रचना की। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिशेन, समुद्रगुप्त तथा कादंबरी एवं हर्षचरित के रचनाकार बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। यहाँ कालिदास की रचनाओं से सामान्यतया प्रश्न आता ही आता है, एक आध प्रश्न पूछ लेते हैं। और यहाँ जितने भी आपको दिए गए हैं कवि, ये सारे महत्वपूर्ण हैं। अगला है आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट क्या थे? भारतीय राजनीतिज्ञ थे, भारतीय गणितज्ञ थे, या भारतीय संस्कृत के विद्वान और कवि, या इनमें से कुछ नहीं। यहाँ पर सही विकल्प है बी, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट चौथी से 5वीं शताब्दी प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। मत्तविलास प्रहसनम का लेखक कौन था? 4 विकल्प है हमारे पास। गौतमी पुत्र सातकर्णी, महाक्षत्र रुद्रदामन, महेंद्र वर्मन या पुलकेशिन द्वितीय। मत्तविलास प्रसन्न, इसका सही विकल्प आपके पास है। यहाँ पर आप उत्तर दे चुके होंगे, विकल्प सी सही है, महेंद्र वर्मन। मत्तविलास प्रहसनम एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम थे। इसमें तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। यह परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? किसने लिखा है? भोज ने, चंद्रवर्मन ने, गोविंद राज ने या महिपाल ने? आपका सही विकल्प होगा यहाँ पे विकल्प ए, भोज ने लिखी है। परमार वंशीय शासक भोज द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक समरागण सूत्राधार, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति, राज मार्तंड, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु, चारुचर्या इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यह सामान्यतः देखा जाता है कि कुछ प्रश्न विवादित होते हैं और कभी कभी उन प्रश्नों को हटा दिया जाता है या सामान्यीकरण कर दिया जाता है। तो उसके बारे में आप एक चीज हमेशा तैयार रहिएगा। इस प्रश्न के संदर्भ में आयोग ने सही विकल्प ए माना था, परंतु अपने संशोधित उत्तर में पत्रक में दिया इस प्रश्न का सही विकल्प बी होगा, यानी कि चंद्रवर्मन को माना था। हालांकि जो यहाँ पे डिटेल दी गई है, डिटेल आपको बिल्कुल सही दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? आपके पास 4 विकल्प हैं, प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित या रत्नावली। तो हर्ष के द्वारा माना जाता है कि आपका जो सही विकल्प यहाँ पर होगा वह विकल्प 20 सही है। यह माना जाता है कि प्रियदर्शिका, नगानंद और रत्नावली ये इन्हीं की तीनों रचनाएं हैं।
चलिए इसके विषय में डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नगानंद नागानंद। प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है, जिसमें वत्सराज उदयन के अंतःपुर की प्रणय कथा का वर्णन है। रत्नावली में भी 4 अंक हैं और यह नाटक वत्सराज उदयन और उसकी रानी वासव दत्ता की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन है। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है, इसमें 5 अंक हैं। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं, कौन है इनमें से? आपको फटाफट बताना है। भगवती दुर्गा, भगवती पार्वती, भगवती लक्ष्मी, भगवती सरस्वती। कमेंट करके आप अपना विकल्प बताइए फटाफट। यहां पर सही विकल्प होगा भगवती सरस्वती। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर भगवती सरस्वती देवी वाग देवी अधिष्ठात्री स्थापित हैं। ध्यातव्य है, ध्यान देने योग्य है कि भोजशाला मंदिर का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। तो जाहिर सी बात है कि वहां सरस्वती देवी जी की मूर्ति होगी। तो इस डिटेल से आपको पर्याप्त जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राजा या राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन या नंदीवर्मन पल्लव मल्ल। नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से आपको सही उत्तर का चयन करना है। आशा करता हूं आपने कर लिया होगा अपने सही कूट का चयन। यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है, केवल 2 और 4, यानी कि गोपाल और नंदी वर्मन पल्लव मल्ल को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल एवं पल्लव शासक नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। धर्मपाल के खालिमपुर अभिलेख से पता चलता है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत कांची के लोगों ने उसी वंश की एक शाखा के राजकुमार नंदी वर्मन पल्लव मल्ल को शासक के रूप में चुना था। यह हिरण्यवर्मा का पुत्र था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? आपके पास विकल्प हैं, गोपाल ने, देवपाल ने, महिपाल प्रथम और धर्मपाल। सही विकल्प का चुनाव करिए आप। तो यहाँ पे सही विकल्प है डी, धर्मपाल ने। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा की गई। वह एक उत्साही बौद्ध था। उसके लेखों में उसे परम सौगत कहा गया, यानी कि परम सौगत की उपाधि धारण। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदिवाराह की इनमें से वत्सराज की, नागभट्ट द्वितीय की, मिहिर भोज की या नागभट्ट प्रथम की? चारों में से सही विकल्प कौन सा है? आपने सही उत्तर अपना चुन लिया होगा। मिहिर भोज को आदिवाराह की संज्ञा दी गई है। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। वह वैष्णव धर्मानुयायी थे। उन्होंने आदिवाराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। अगला प्रश्न है, कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? अली शाह, हसन शाह, हैदर शाह या शाही खां? आपके पास वही समय है, 3 से 4 सेकंड। करेक्ट चुनाव करिए उत्तर का। तो चलिए देखते हैं, सही विकल्प यहाँ है शाही खां। 1420 में अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता का कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर हटा दिया। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। उसने गोहत्या को निषिद्ध कर दिया। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है। एक तरफ वर्तमान शहर के नाम दिए गए हैं, एक तरफ पूर्व मध्यकालीन शहर के नाम दिए गए हैं,
तो दूसरी तरफ उनकी वर्तमान अवस्थिति दी गई है। इसमें आपको मिलान करवाना है, कूट के द्वारा उत्तर चुनना था। एक तरफ दिया गया कोइल या कोल, महोत्सव नगर, महोदय श्री, जेजा भुक्ति। वर्तमान में क्या आगे दिए गए हैं? अलीगढ़, महोबा, कन्नौज और कौशाम्बी। तो सही विकल्प यहाँ कूट के द्वारा चुनना था, कूट नहीं दिया गया है। तो चलिए देखते हैं सीधे व्याख्या पे। कोल या कोयल को अलीगढ़ कहा जाता है आज। महोत्सव नगर को महोबा कहा जाता है। महोदयाश्री को कन्नौज और जेजा भुक्ति को बुंदेलखंड कहा जाता है। तो इस तरह से आज प्राचीन इतिहास की यह श्रृंखला समाप्त होती है। अब हम आपके सामने लेके मिलेंगे मध्यकालीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों को। ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से आपके जो भी इतिहास के प्रश्न आर ओ की परीक्षा में आएंगे, उनमें से ज़्यादातर आने की संभावना बनी रहेगी। व्याख्या के साथ आपके कई प्रश्न एक साथ तैयार होते हैं। आगे की वीडियो मध्यकाल के साथ साथ हम प्रयास करेंगे कि कुछ आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न भी इसमें साथ साथ ऐड करते चलेंगे, जिससे कि करंट अफेयर्स की भी कुछ प्रैक्टिस होती रहेगी साथ साथ। हालांकि हमारी वीकली एक वीडियो करंट अफेयर्स की आती रहती है विथ व्याख्या, उस वीडियो तक भी आप लोग पहुंचें, उसे भी देखें, जिससे कि आपकी एक समग्र तैयारी साथ साथ चलती चले। हिंदी के लिए भी हमारे चैनल पर वीडियो पहले से मौजूद है और हिंदी की अलग से भी वीडियो हमारी जल्दी ही आने वाली है। देखते रहिए। थैंक यू सो मच।